हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत एक प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। मैं सी साउल भाषण है। आज मैं जीएसटी का जो टॉपिक है, टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे। जो टाइम लिमिट इन ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये एक आज का जो टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले फटाफट से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो और बच्चों इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जीएसटी के सारे टॉपिक्स, न्यू अपडेट, अमेंडमेंट्स में इस पर डालता रहता हूँ। तो ये जो भी सी के स्टूडेंट हैं और या सीएमए के स्टूडेंट हैं, सीएस के स्टूडेंट हैं या अदर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जहाँ जहाँ पर जीएसटी की कवरेज आती है, ये सभी के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और मैं टॉपिक वाइज सारा एरिया कवर करता जा रहा हूँ। तो आपको ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये टॉपिक रहेंगे, ये स्लाइड्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं हम टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली में ये क्या है, टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है और क्यों लाया गया क्या है। देखो, आपको मैं क्लियर करता हूँ। सिंपल है। आजकल प्रैक्टिकल जो सिनेरियो है, प्रैक्टिकल जब हम कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनियों में क्या होता है कि जो कंपनी से गुड्स है वो रिमूव कर दिया जाता है, कभी चालान के थ्रू तो कभी इनवॉइस के थ्रू। तो गवर्नमेंट अब बाद में पता लगता है ना, तो जो जैसे कि मैं बोलूँ सेलर टू बायर फॉर एग्जांपल, अब बायर तक वो इनवॉइस पहुंचा या नहीं पहुंचा। और जीएसटी के अंदर भी साफ साफ बोला गया है कि आप पे ये डॉक्स होना चाहिए। अगर ये डॉक्स नहीं होता है एज पर सेक्शन 16, तो साफ साफ है आपको हम आईटीसी, जो हम आईटीसी बनता है वो आईटीसी अवेल नहीं करने देंगे। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन है और तो ऐसा लॉ है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए, पूरा कंसिडर करते हुए, ये टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का लेके आया गया ये एक लॉ। तो जो क्लियर कट है, अगर मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ ये टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो सिंपल क्या है। अब इधर बात जाती है, अगर मैं बात जानूँ तो टाइम लिमिट ऑफ इशू इनवॉइस है वो गुड्स के केस में क्या है और सर्विस के केस में क्या है। अगर गुड्स के केस में भी क्या है और सर्विस के केस में क्या है, तो वह हम दोनों का दोनों क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो टाइम लिमिट क्या है। अगर टाइम लिमिट क्या है कि भाई मेरा माल तो चला गया कंपनी से, अब बाद में पता लगा कि हमारा इनवॉइस तो इशू नहीं हुआ और इनवॉइस किस डेट पे इशू होना चाहिए था। ये सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं अब आपके लिए स्टार्ट करता हूँ ये। तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि क्या है, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर द सेक्शन 31। अब क्वेश्चन उठता है कि गुड्स के केस में कि जो टाइम लिमिट है वो कैसी है, और वो भी बताना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमारे को लगता है कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मतलब वो क्या है कि माल जो गुड्स है वो सप्लाई होना है, क्या वो कंपनी से बाहर निकल गया है या फिर हमने जो बायर से एग्रीमेंट किया है, मतलब सेलर टू बायर से एक एग्रीमेंट किया है कि भैया हम तो तेरी जो फैक्ट्री है उधर तक हमारी जिम्मेवारी है और हम वहाँ पर माल पहुँचा देंगे। तो ये दोनों केसेस, एक तो लगता है कि बायर मैं आपके भाई सप्लायर की ही प्रेमाइसिस से माल रिसीव कर लूँगा। दूसरा, इन दोनों में एक एग्रीमेंट होता है, हम मतलब बायर की प्रेमाइसिस तक जो भी माल की डिलीवरी है वो करके देंगे। तो इन दोनों केसेस में इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए। तो ये मैंने केस 1 बनाया है, इनवॉइस मस्ट बी इशू। ये मस्ट बी इसलिए लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है। इनवॉइस मस्ट बी इशू बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड। जिस केस में सप्लायर टू बायर ये एग्रीमेंट हुआ है कि ठीक है, बायर कहता है मैं डिलीवरी आपके प्लेस से ही ले लूँगा, आपके प्रीमाइस से ले लूँगा, तो वहाँ रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले ही इनवॉइस इशू होना चाहिए, या गुड्स रिमूव हो रहे हैं उसके साथ साथ इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा, इसी में दूसरा सिनेरियो कि अब सप्लायर कहता है ठीक है हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो उस डिलीवरी, मान के चलो आज गुड्स तो रिमूव हो गया, 3 दिन बाद उसकी डिलीवरी है, वहाँ तक 3 दिन के बाद उसके प्रीमाइस पहुँचता, तो उस दिन से पहले इनवॉइस मस्ट बी इशू। तो इनवॉइस जरूर इशू हो जाना चाहिए। तो ये तो एक था कि जहाँ मूवमेंट ऑफ द गुड्स है
मतलब जहाँ पर मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स है वहाँ पर हमने बात कर ली, और गुड्स के सिनेरियो में तो सिंपल है। अब हम बात करते हैं दूसरा केस की। तो केस 1 हमारा क्या था कि जहाँ पर रिमूवल ऑफ द गुड्स का केस है तो वहाँ पर उससे पहले इनवॉइस इशू होना चाहिए, और जहाँ पर डिलीवरी ऑफ द गुड्स है वहाँ पर इनवॉइस इशू होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। ये सेकंड केस बहुत अच्छा केस है। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ द गुड्स। अब आपने क्या देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक प्रकार का जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे जो रिकरिंग बेसिस पे, मतलब क्या बोलूँ मैं, कॉन्टिन्यूस सप्लाई का मतलब क्या होता है, अगर मैं क्लियर करता हूँ, जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई है जहाँ पर मोर देन 3 मंथ, मतलब मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा का रेगुलर सप्लाई रिकरिंग बेसिस पे हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर मैं बोलूँ कि हमने है ना अपना मतलब एक प्रोजेक्ट है, एक मॉल बन रहा है, और मॉल बनने के लिए जो सप्लायर है वो कॉन्टिन्यू अपना मतलब कॉन्टिन्यू, जैसे कि मैं बोलूँ उसका रॉ मटेरियल है, आयरन है या स्टील है, या मैं बोलूँ उसका कोई भी ऐसा मटेरियल, रेत है, सीमेंट है, बदरपुर है, ईंट है, हर चीज़ वो सप्लाई कर रहा है और कंटिन्यू बेसिस पे सप्लाई कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द गुड्स में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें जो टाइम पीरियड लग रहा है वो मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा लग रहा है। साल भर भी लग जाता है, 5-5 साल, 10-10 साल भी मॉल को बने हुए हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो कवर होते हैं वो सारे के सारे हमारे कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द गुड्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें इनवॉइस कब इशू होना चाहिए। तो देखो सिंपल है, इनवॉइस मस्ट बी इशूड, जो मैंने लिखा है, इनवॉइस मस्ट बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ऑन रेगुलर और पीरियडिक बेसिस और रिकरिंग बेसिस। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे सप्लाई ऑफ द गुड्स किए जा रहे हैं हम वैसे वैसे ही उसका पार्ट पेमेंट का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए उसी टाइम पे। तो ये केस 2 था जिसको हमने क्लियर कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं अगले केस की। तो केस नंबर 3 क्या बोलता है। अब देखो मैं केस नंबर 3 की आपको क्लियर करता हूँ। सिंपल है ये बच्चों, ये स्पेशली मैंने देखा है सीए के जो इंटर है या सीए का फाइनल है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, और मैंने एमसीक्यू भी बहुत देखे हैं, तो बच्चा हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता है। तो सिंपल है, ये जो केस 3 है, देखो बच्चों अगर ये वीडियो आपको लाइक हो रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैं इसका जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। और देखो जो ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ना इस वीडियो को बनाने का, वो ऑब्जेक्ट यही है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया जाए और कंटेंट सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डाला जाए, बिल्कुल डिटेल में ना बनाए, क्योंकि बच्चों को एंड टाइम पे याद ही नहीं रहता। और याद कितना रहता है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद रहता है, कीवर्ड्स याद रहते हैं। तो ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि आपको बेनिफिट मिले आपके एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना और लाइक एक कर देना। अच्छा, अब केस 3 की मैं बात करता हूँ। ये क्या है, गुड्स सेंड और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर द सेल और रिटर्न। देखो कई बार क्या होता है, जब सप्लायर और टू बायर ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है कि ठीक है हम आपका माल ले लेंगे, आप क्या करो, आप हमारे लिए आना कुछ सैंपल्स भेजो या कुछ ऐसी क्वांटिटी भेजो जिसका हम उसकी टेस्ट करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे और उसके बाद ही हम अप्रूवल देंगे। अब सप्लायर पे क्वेश्चन क्या बन गया, सप्लायर कहता है कि यार मैं जितना मैंने सैंपल भेजा है या मैंने इतनी क्वांटिटी माल भेजा है, अब मैं इसका इनवॉइस इशू करूं या ना करूं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर ये बोलेगी भाई इस पे आपका माल सप्लाई हो गया, माल रिमूव हो गया फैक्ट्री से, तो आपको जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, और बिना जीएसटी के हम आपको रहने देंगे तो जीएसटी की लायबिलिटी रहती है, और जीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए इनवॉइस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सारी तरीके का ये जो बेस था जिसके कारण अब ये वाला जो केस 3 लेके आया गया जीएसटी लॉ के अंदर, वो मैंने आपको इसका बैकग्राउंड भी क्लियर कर दिया कि भाई ये कंडीशन है कि सप्लाई बारे में एक एग्रीमेंट हो रहा है और वो सैंपल भेज रहा है, कुछ क्वांटिटी भेज रहा है, वहाँ पर उसकी जीएसटी की लायबिलिटी रेज हो रही है, जिसके कारण उस पर इनवॉइस इशू करने की जिम्मेदारी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये इनवॉइस एटलीस्ट किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ, इसमें जो बोला जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो जो हम सिंपल अपना टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का पढ़ते जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स और मैं बोलूँ डिलीवरी ऑफ गुड्स के केस में कब इशू होना चाहिए, एक तो वो टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट ले लो, टाइम ऑफ सप्लाई की डेट ले लो, एक
जिस डेट को गुड्स रिमूव हुआ उससे 6 महीने ले लो। अगर मैं फॉर एग्जांपल मान के चलूँ ये मेरा बन के जाती है 31 अगस्त, और जो मेरा 6 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उससे मैं बोल सकता हूँ 6 महीने की डेट ले लूँगा। तो अगर मैं 6 महीने की डेट मान के चलूँ, फॉर एग्जांपल 31 अक्टूबर बन जाती है, तो साफ साफ लिखा गया है विच एवर इज़ अर्लियर। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का, सॉरी इस वीडियो में शो नहीं हुआ, इन दोनों का जो अर्लियर है, टाइम ऑफ सप्लाई 6 मंथ ऑफ सप्लाई, इन दोनों के अर्लियर से पहले पहले, मतलब मैं बोलूँ 31/8 से पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मैं बोलूँ टाइम ऑफ सप्लाई 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, तो इन दोनों का जो अर्लियर है वो 31 अगस्त है, और इससे पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ये एक प्यारा सा कहते हैं, ये केस 3 मैंने बनाए रखा है, ये बच्चों का बहुत काम आएगा, और ये MCQ बेस भी इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो प्लीज़ बच्चों इस केस को समझना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत अच्छा है। ध्यान रखें कि भाई हमारा जो गुड्स है वो सैंपल बेसिस पे गया है, तो वहाँ पर जब बायर अपना उसको अप्रूवल देगा तभी हम उसको सेल मानेंगे, या अगर वो अप्रूव नहीं देता है तो ज़र रिटर्न मानेंगे। लेकिन उस केसेस में इनवॉइस इशू कब होना चाहिए, तो इनवॉइस कब होना चाहिए, वही सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई जो नॉर्मल केस में मानते हैं, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इन दोनों का मैं विच एवर इज अर्लियर कर लेता हूँ, और जो भी अर्लियर डेट होगी उस डेट से पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम आगे सिंपल सर्विस के केस में। तो ये हमारा टॉपिक था गुड्स का केस में। अब आता है क्वेश्चन कि हमें सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए। तो इसमें भी डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट सिनेरियो हैं, उसमें इनवॉइस को कब कब इशू कर देना चाहिए, तो ये मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें जो सेक्शन 31 है उसको भी कंप्लाई करना पड़ता है, ऐसे ही गुड्स के केस में भी सेक्शन 31 को कंप्लाई करना पड़ता है। ये सारी बातें हम सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है, जो ये सेक्शन 31 है ना, वो ही हमें बताता है कि इनवॉइस गुड्स के केस में, सप्लाई की सर्विस के केस में कब कब इशू होना चाहिए, और अगर नहीं करते हो तो इसकी पेनल्टी लगती है। तो अब मैं बात करता हूँ सर्विस की। अब इस सर्विस का केस हम देखते हैं, और सर्विस के केस में पहला सिनेरियो बनता है कि जब सप्लायर टू रिसीवर, अगर मैं बात करता हूँ, ये सर्विस को सप्लायर देने वाला है और ये है रिसीवर। इस केस में क्या है, अगर रिसीवर को ये पता है और सप्लायर को पता है कि भाई दोनों के आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है, और इस एग्रीमेंट से क्लियर कट पता लग गया है कि भाई जो पेमेंट डेट है वो पेमेंट डेट क्लियर है, पहले से जानते हैं कि इस तारीख को पेमेंट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो उसका ड्यू डेट है, जो भी उसका ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट को हम क्या मान लेंगे, सिंपल है, उस डेट से पहले पहले हमारे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब जहाँ हमें पता है पेमेंट डेट ये है कि मान के चलो दोनों में पता लगा कि 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को पैसा मिलेगा, तो 10 अप्रैल से पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम सिंपल सेशन में बात करें कि हमें पता लगता है कि पेमेंट डेट तो पता ही नहीं है, भाई पेमेंट डेट तो हमें पता ही नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर सिंपल है, इनवॉइस डेट जिस दिन पैसा सप्लाई ने रिसीव किया उस डेट से पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अब पता लगता है, थर्ड सिनेरियो बनता है कि भाई जो सप्लायर है और रिसीवर है, इनके आपस में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट क्या बोलता है, कहता है कि भाई रिसीवर कहता है मैं तो तुझे पेमेंट तभी दूंगा जब तू पूरी की पूरी सप्लाई मेरे को दे देगा। मतलब सिंपल है, तू मुझे काम करके दे, मैं पेमेंट तब दूंगा। तो बस यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई ऐसे केस में सिंपल है, अगर इस तरीके का केस बनता है तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इससे पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ये क्या था, सर्विस के केस में था, और इस सर्विस के केस में हमने क्लियर कर दिया आपको। अब क्वेश्चन क्या होता है, मैं अगली अगर उसमें जाता हूँ, सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखो, सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की मैं बात करता हूँ कि क्या होता है, कई बार सप्लायर और बायर होता है,
वो आपस में अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब कुछ साइन होता है, लेकिन बाद में क्या पता लगता है किसी कारणवश जो टर्म एंड कंडीशन है वो पूरी नहीं होती है, भाई बायर के हैंड से नहीं होती है, कभी सप्लायर के हैंड से नहीं होती है, जिसके कारण क्या काम रुक जाता है। तो इस ऐसे केस में साफ साफ है कि जो इनवॉइस इशू होना चाहिए वो इनवॉइस इशू होना चाहिए टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड, भाई जितनी उसने सप्लाई कर दी है और जिस डेट तक कर दी है उस डेट तक का, उस डेट से पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो इनवॉइस मस्ट बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड। तो सिंपल वर्ड्स को जानो, ये एमसीक्यू में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यू बहुत चेक होता है। तो ये जो स्पेशली मैं बोलूँगा कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनका जो एमसीक्यू बनता है वो इस तरीके के क्वेश्चन का बनता है। बच्चे क्या करते हैं कि लो के लूप होल में फंस जाते हैं, वहाँ पर उनको क्लियर नहीं होता है। इसलिए मैंने ये जो स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं वो बच्चों को सिर्फ कीवर्ड्स रिलेटेड किए हैं, ताकि बच्चों का माइंड ना ओनली एमसीक्यू टेस्टिंग हो, चाहे बड़े क्वेश्चन आ जाएँ, वो सबको ऑप्ट कर सकें और सबको क्लियर कर पाएँ। क्योंकि लो क्लियर है तो वो आंसर भी ठीक ही ऑप्ट करके आएंगे। तो अब मैं बात दूसरी चीज़ है, आप देखते हैं ये क्लियर किया मैंने आपको सारा का सारा लो। और देखो बच्चों, अगर ये वीडियो सही लगी हो, अगर आपको जीएसटी के किसी ऐसे मुश्किल टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको सारे टॉपिक पे एक एक वीडियो दूंगा और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये सिंपल है कि आप कहीं पर भी हैं, ये 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के जो स्लॉट्स हैं, आप कहीं भी फटाफट से किसी टॉपिक को प्रॉब्लम आ रही हो उस टॉपिक को सुनिए, समझिए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए। तो ये क्या है, कम टाइम में एक अच्छा आउटपुट लेना इस वीडियो का ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको फटाफट से एक रिकैप करा देता हूँ हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो जो हमारा स्टार्टिंग हुई टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो इनवॉइस है वो दोनों गुड्स और सप्लाई के केस में लगते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि गुड्स के केस में, जहाँ पर रिमूवल ऑफ द गुड्स है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स है, उस सिनेरियो में इनवॉइस का इशू हो जाना चाहिए। दूसरा केस हमने ये पढ़ा गुड्स के केस में, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ द गुड्स के केस में हमें कब इशू करना चाहिए, भाई रेगुलर बेस पे करना चाहिए, रिकरिंग बेसिस के पहले करना चाहिए। तीसरा हमने केस पढ़ा कि अगर हमने गुड्स भेजा है और वो उसकी अप्रूवल मिलेगी या रिटर्न मिलेगा, उस केस में कैसे हमारे को इनवॉइस इशू कब करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि सर्विस के केस में भाई कॉन्टिन्यूस सप्लाई भी होती है, नॉर्मल सप्लाई होती है, उसके तीनों जो सिनेरियो है वो भी हमने क्लियर किया कि भाई पेमेंट डेट का पता है नहीं पता है, या फिर आपस में एग्रीमेंट हो गया है कि अगर आप सर्विस कंप्लीट करो हम पैसा दे देंगे, उस केस में क्या होना चाहिए। दूसरा, हमारा सप्लायर बायर में किसी वजह से अगर बीच में ही काम रुक जाता है तो वहाँ तक का इनवॉइस, उस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ये एक छोटा सा रिकैप था इस पूरी वीडियो का जो मैंने आपको क्लियर किया। अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक करना, और मैं इसी तरीके से जीएसटी के नए टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के